माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि अगर इफ़ द फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज प्लस क्यू वैनिशेस, मतलब कोई एक्स्ट्रा इन क्यू जो चार्जेस हैं वो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है। मान लो ये है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, और ये कैपिटल क्यू क्या है, माइनस क्यू वाला सेंट्रॉइड पर है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है, ना इस पे लग रही है, ना इस पे, ना इस पे, नेट फोर्स नहीं लग रही है। तो फिर उसमें पूछा गया है कि हमें क्या करना है, क्यू अपॉन क्यू का रेशियो बताना है। ठीक है, तो अब हमें ये जो रेशियो निकालना है, इसके लिए अब हम इसमें प्रोसेस करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो एक ट्राइंगल कंसीडर करा। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, हमने क्या करा, ट्राइंगल कंसीडर। ठीक है, अब हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर तो कर लिया। अब हम इसमें एक काम करें, ये मान लो ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक इसका पॉइंट सेंट्रॉइड पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँ, इसमें मैंने देखा ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, और यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज। मैं एक काम करूँ, सेंट्रॉइड वाली लाइन को एक वर्टेक्स में मिला दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी किसी भी सी पॉइंट पे कोई भी क्या हो रहा है, फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसी ए पर ऐसी बी पे। तो मैंने एक सी की कंडीशन में इसमें मान लिया। तो मैं अब इसमें एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो फोर्स इस पे बाहर की तरफ एक्ट हो रहा है और एक ये अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है, बैलेंस होंगे तभी नहीं एक्ट करेगा। अब ये बाहर और अंदर के एग्जिस्टेंस कैसे होगा फोर्स का, तो ये फोर्स इसकी वजह से एग्जिस्ट होगा। जो ए का सी के ऊपर लग रहा है, मान लिया ये F1 है, बी का सी के ऊपर लग रहा है, ये मान लिया F2 है, और ये रिजल्टेंट फोर्स है F1 और F2 की वजह से। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम इसमें वर्टेक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम वर्टेक्स मान लें, तो वर्टेक्स की लेंथ हमें कुछ कंसीडर करनी चाहिए। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसकी वर्टेक्स की लेंथ हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो इनके सभी वर्टेक्स की लेंथ ये ए है। ठीक है, स्मॉल ए मैंने मान लिया। अब जो है, अब एक और कॉन्सेप्ट, इस फोर्स को भी मैं नाम दे देता हूँ F3। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें सिचुएशन क्या मिलेगी, ये जो F3 है, ठीक है, ये जो F3 है, F3 और F ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे एक दूसरे। ठीक है, तो अब हम इसमें एक एक करके करें। तो मैंने क्या करा, मैंने एक काम करा, F इक्वल टू F3, F कौन सा फोर्स है, जो F1 का, ठीक है, F1 वाले का F की डायरेक्शन में है, प्लस F2 वाले का F की डायरेक्शन में है। ये दोनों फोर्स का टोटल F3 के बराबर होगा। ठीक है, अब 1 का इसके डायरेक्शन में, तो हमें सबसे पहले कुछ एंगल्स इसके कंसीडर कर लेने चाहिए। तो इसका मैं एंगल कंसीडर करने के लिए मैं इसमें एक काम ये करता हूँ, मैं इसमें मुझे ये पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने का होता है, हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये इसका बाइसेक्टर हुआ, तो ये 30 और ये 30 का होंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, F1 cos 30 प्लस F2 cos 30 इज इक्वल टू F3। ठीक है, जब मैंने ऐसे लिख दिया है, मतलब मुझे तो ये पता इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर बराबर इसमें क्या हो रहा है, फोर्सेस लग रही है, क्योंकि सभी चार्जेस बराबर है कॉर्नर पर।
तो F1 और F2 तो फिर बराबर होना चाहिए, बेसिकली इक्वल तो होना चाहिए। तो फिर मेरी जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मेरी बन जाएगी 2F1 ही मान लेते हैं, cos 30 = F3। और फिर हम इसमें वैल्यू रखें तो F1 की वैल्यू F1 कौन सा वाला फोर्स है, F1 ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है। तो यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, +Q और +Q, ये फोर्स बना रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला 1/4πε0 Q × Q अपॉन, इसकी हमने डायमेंशन क्या मानी है, ए, तो A² और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब ये रहेगा कि F3 कितना है, तो F3 कितना है, तो F3 की वैल्यू पहले हमने, F3 फोर्स किस किस के बीच में है, तो F3 जो फोर्स है वो वाला, ये वाला -2 और ये +2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी फिर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q है ना, अपॉन, अब मेरे पास ये रहेगी सिचुएशन कि इसकी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो मैं इसको एक काम करूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको D पॉइंट मान लिया, तो ये DA² ये हमें करना है। तो DA² हमें करना है। तो अब मैं इसमें मैं DA² निकालने के लिए, तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से एक बार ड्रॉ करा, वो वाला मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर मुझे ये मेरे पास सेंट्रॉइड है Q, ये वाला जो है मेरे पास, ठीक है, ये F, अब इसकी वैल्यू निकालनी है D से लेके A वैल्यू की। तो इसको वैल्यू को निकाला कैसे जाएगा, तो वैल्यू को निकालने के लिए मैं एक काम ये करूँ, इसमें कुछ मैं ये लगाऊं ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री लगाऊं, तो मैं इसमें क्या करूं, ज्योमेट्री लगाने के लिए इसको मैं 1 मिनट ज़रा थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बना दूँ। इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये मैंने बनाया। ठीक है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस चाहिए। ये मुझे पता है कि ये वाला मैंने पॉइंट इसको मान रखा है, इसको मैंने क्या मान रखा है, C पॉइंट मान रखा है। ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ये पूरा एंगल 60 का है, तो ये हाफ एंगल होगा 30 डिग्री का। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मान लो M पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो मुझे तो हाइपोटेन्यूज चाहिए और परपेंडिकुलर, अच्छा, और बेस की वैल्यू ये पता है कि ये वाला A/2 होगा। तो मैं cos थीटा लगा दूँ, तो cos 30 = क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा DC। तो जिससे मुझे DC की वैल्यू मिल जाएगी A/2/cos 30, ये मिल जाएगी। तो जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा किसमें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 × 1/4πε0 Q अपॉन A² × √3/2 = 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन A/2/cos 30 का होल स्क्वायर। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा Q/Q की वैल्यू 1/√3 के बराबर। ये हमें फिर आंसर इसका मिल जाएगा।